नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी राजस्थान में पीएम मोदी की हुंकार की, केजरीवाल के केंद्र सरकार पर हमले की, जानेंगे कि क्या आरजेडी में शामिल होगी एलजेपी, पीएम मोदी को किससे सताया हार का डर, और आखिर में बात फेल होती मेक इन इंडिया नीति की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लाभार्थियों से मिलने के बहाने पीएम मोदी ने राजस्थान में किया चुनावी शंखनाद। कांग्रेस नेताओं की जमानत पर बोला हमला, कहा पार्टी के लोग बैलगाड़ी कहने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सीआरपीएफ पर आतंकियों का हमला, गोलीबारी में एक जवान घायल। कल बुरहान वानी की बरसी को लेकर इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की कोशिशों पर बोले बीजेपी महासचिव राम माधव, पीडीपी के बागियों के साथ नहीं बना रही सरकार। मोदी के मंत्री का नीतीश सरकार पर हमला, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश पर लगाया हिंदुओं को अपमानित करने का आरोप। नोएडा के जीआईपी मॉल की तीसरी मंजिल से कूदकर लड़की ने की खुदकुशी, 2 लड़कों के साथ मॉल घूमने आई थी लड़की, पुलिस ने शुरू की जांच। और सीबीएसई नहीं, अब एनटीए आयोजित करेगा यूजीसी नेट, जेईई मेंस और नीट की परीक्षाएं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले, अब साल में 2 बार होगी नीट और जेईई की परीक्षा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए आज पीएम मोदी ने जयपुर की रैली में चुनावी शंखनाद कर दिया है। आज पीएम मोदी ने यहां करीब 2100 करोड़ रुपए की 13 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही 12 योजनाओं के लाभार्थियों से भी मुलाकात की। इस दौरान मोदी ने जहां अपनी योजनाओं को लेकर राज्य और केंद्र सरकार की पीठ थपथपाई, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजस्थान में भले ही अभी चुनावी बिगुल ना बजा हो, लेकिन उससे पहले ही पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत पीएम मोदी आज जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर वसुंधरा राजे का गुणगान किया। पीएम मोदी ने कहा कि 4 साल पहले के राजस्थान और अब के राजस्थान में काफी फर्क है। और मैं राजस्थान के लोगों से आग्रह करूंगा कि 4 साल पहले की कौन सी स्थितियां थी, किन परिस्थितियों में वसुंधरा जी को कारोबार संभालना पड़ा, पिछली सरकार राजस्थान में कैसे हाल छोड़ के गई थी, उन बातों को कभी भूलना मत। तब जाकर के पता चलेगा कि आज काम कैसे हो रहा। रैली में जहां मोदी राज्य की तारीफों के पुल बांधते दिखे, तो वहीं अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र कर महिलाओं, किसानों, दलितों सभी को साधने की कोशिश भी की। साथियों, बीते 4 वर्षों में जो भी कार्यक्रम बने हैं, उनके केंद्र में हमारा गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, आदिवासी, हमारा किसान, हमारी माताएं बहनें देश के केंद्र बिंदु में है। सरकार 2022 तक, जब आजादी के 75 साल होंगे, किसान की आय 2 गुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। राष्ट्र के विकास के साथ साथ पीएम ने सेना की क्षमता का जिक्र कर कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे राजनीतिक विरोधी यहां भी बाज नहीं आए। सरकार तक तो ठीक, उन्होंने सेना को भी, उनकी क्षमता पर भी सवाल उठाने का पाप किया है। ये पहले कभी नहीं हुआ। राजस्थान के लोग, देश के लोग ऐसी राजनीति करने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। जब पीएम मोदी राजस्थान में चुनावी शंखनाद करने पहुंचे हैं, तो वो पूर्व की कांग्रेस सरकार को कोसे बगैर कैसे रह सकते थे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर चल रहे केस को लेकर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग अब कांग्रेस को बैलगाड़ी कहने लगे हैं, क्योंकि पार्टी के कई नेता जमानत पर हैं। कांग्रेस को आजकल कुछ लोग बैलगाड़ी बोलने लगे हैं। बैलगाड़ी नहीं, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी नहीं, बैलगाड़ी। आखिर कांग्रेस के दिग्गज कहे जाने वाले करीब करीब
कई नेता। आज की रैली में पीएम मोदी ने एक तीर से कई वार किए। मोदी ने अपनी योजनाओं से जहां जनता को साधा, तो वहीं पूर्व की सरकार से तुलना कर एक बार फिर विकास का नारा भी बुलंद किया। अब देखना होगा कि जनता इस नारे पर कितना विश्वास करती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। राजस्थान में चुनाव है तो जाहिर है कि आरोप प्रत्यारोप का ये दौर दिसंबर तक यूं ही चलेगा, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच ये जंग तो चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। मगर दिल्ली में सर्विसेज विभाग को लेकर छिड़ी जंग कब खत्म होगी, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। सीएम केजरीवाल इस तकरार को खत्म करने की कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकल पा रहा। इसलिए एलजी से मुलाकात के बाद आज उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने का वक्त मांगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली सरकार को पुलिस, जमीन के अलावा सारे फैसले लेने के अधिकार देने के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सर्विसेज विभाग को अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर खत लिखा था, लेकिन अफसरों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों के तबादले का अधिकार नहीं दिया। इस टकराव के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से उनके आवास पर करीब 25 मिनट तक मुलाकात की थी, लेकिन ये मीटिंग बेनतीजा रही। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कुछ मुद्दों पर तो सहमति जता दी, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार पर मानने से साफ इनकार कर दिया। एलजी के इस फैसले के बाद अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने का वक्त मांगा है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को सलाह दी है कि वह उच्चतम न्यायालय के आदेश के उस हिस्से को नजरअंदाज करे जो उपराज्यपाल की शक्तियों को केवल 3 विषयों तक सीमित करता है। यह खतरनाक है कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन न करने की सलाह दे रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। सीएम केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि अफसरों की पोस्टिंग पर हमारा अधिकार है, लेकिन बावजूद इसके एलजी मानने को तैयार नहीं। वैसे बिहार में आरजेडी भी बार बार यही दावा कर रही है कि रामविलास पासवान हमारे संपर्क में हैं, लेकिन वो इस संभावना को खारिज कर रहे हैं। मगर आज उनके बेटे ने ये स्वीकार कर लिया है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। चिराग पासवान के इस बयान के बाद उनके महागठबंधन में जाने की अटकलें फिर तेज हो गई हैं। राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। सत्ता का स्वाद चखने के लिए कब कौन किससे हाथ मिला ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। बिहार की सियासत में भी 2 दुश्मनों के साथ आने के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2019 के चुनाव से पहले एनडीए के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी विपक्षी आरजेडी से हाथ मिला सकती है। इन्हीं अटकलों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ऐसा बयान दिया, जिससे बिहार में बड़े राजनीतिक उलटफेर की संभावना तेज हो गई है। चिराग पासवान ने कहा कि राजनीति में सब कुछ मुमकिन है और अगर बिहार के विकास के लिए दोनों नेता भविष्य में मिलजुल कर काम करें तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। चिराग पासवान के बयान से साफ है कि वो तेजस्वी के साथ जाने को तैयार है, लेकिन वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान आरजेडी के साथ से इनकार कर चुके हैं। लेकिन एनडीए के साथ उनकी जो खींचतान सामने आ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि वो दिखा कुछ और रहे हैं और उनके मन में कुछ और है। दरअसल इस वक्त बिहार में सत्ताधारी एनडीए में जबरदस्त खींचतान चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा और रामविलास पासवान की एलजेपी सियासी समीकरणों को भांप रहे हैं। सीटों को लेकर रामविलास पासवान ने बीजेपी को आंख दिखाई है, लेकिन बावजूद इसके वो महागठबंधन में शामिल होने की संभावनाओं से इनकार कर रहे हैं। भले ही वो खुलकर ना बोल पा रहे हों, मगर आज चिराग के दिल की बात सुबह पर आ ही गई। और अगर वो सच भी हो गई तो 2019 में बिहार की राजनीतिक स्थिति में बड़ा उलटफेर होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वाकई एलजेपी एनडीए का साथ छोड़ महागठबंधन में शामिल हो जाए तो बिहार में बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा। वैसे बिहार के अलावा पूरे देश में बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने के लिए विपक्ष एंटी पोचिंग एग्रीमेंट लाने की तैयारी में है, जिसके तहत अगर कोई नेता एक पार्टी छोड़ता है तो दूसरी पार्टी उसे टिकट या प्रभावी पद नहीं देगी। राजनीति के इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो दल बदल की राजनीति से अक्सर पार्टियों का खेल बिगड़ा है। नेता टिकट और पद की महत्वाकांक्षा में एक पार्टी को छोड़ दूसरे में विभीषण की भूमिका निभाते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी दल बदल की सियासत जोर पकड़ने लगी है, लेकिन इस राजनीति से विपक्ष का खेल ना बिगड़े, इसके लिए वो एंटी पोचिंग एग्रीमेंट लाने की तैयारी में है। यानी अगर कोई नेता एक पार्टी छोड़ता है तो दूसरी पार्टी उसे अपने यहाँ से टिकट या प्रभावी पद नहीं देगी। सबसे पहले इस एग्रीमेंट पर सपा बसपा ने मोहर लगाई। फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा जीतने के बाद दोनों पार्टियों ने तय किया कि बागियों को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं अब कांग्रेस भी इस पर सहमत होती दिख रही है।
कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन की पार्टियों के बागियों को मंच न देने के समझौते पर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने सहमति दे दी है। एग्रीमेंट में कांग्रेस के आ जाने से यह फॉर्मूला अब राष्ट्रीय रूप ले चुका है। कहा जा रहा है कि कई और पार्टियां भी यही नीति अपनाती दिख रही है। बिहार और झारखंड में भी कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विकास मोर्चा से आम सहमति बना ली है। वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि साथी दलों को यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को तोड़ा नहीं जाए। हमारी पार्टी भी इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। वैसे इस फॉर्मूले के पीछे विपक्षियों का एजेंडा बीजेपी में कलह बढ़ाना भी है। बागियों को ज्यादा तवज्जो देने से उसमें आंतरिक कलह मचेगी, जिसका विपक्ष को फायदा होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। विपक्ष लगातार नई नई रणनीतियां बनाकर सरकार के लिए हार का खतरा बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार को डर विपक्ष से नहीं बल्कि बुद्धिजीवियों से लग रहा है। जी हां, सीएम योगी का मानना है कि पीएम मोदी को बुद्धिजीवियों की खतरनाक चुप्पी से हार का खतरा है। उनका कहना है कि बुद्धिजीवियों को सरकार के लिए प्रचार करना होगा, तभी तो लोग मानेंगे कि मोदी सरकार की क्या सफलता रही। लेकिन बुद्धिजीवियों ने अभी मौन साध रखा है। 2019 लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में सरकार अपना ढिंडोरा पीट रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद ही इस सच से वाकिफ है कि जो वादे उसने किए थे वो पूरे नहीं हुए। अच्छे दिन की जगह देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है। युवाओं को रोजगार की जगह पकौड़े बेचने की सलाह दी जा रही है। किसानों के कर्ज माफी की जगह उनकी जमीनें हड़पी जा रही है। यही वादा खिलाफी उसकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। इसलिए सरकार उम्मीद लगाए बैठी है कि अगर बुद्धिजीवी तारीफों के पुल बांध दे तो जनता मोदी सरकार के काम पर विश्वास करेगी। लेकिन जब हकीकत के वादे आधे अधूरे हैं तो फिर बुद्धिजीवी भी क्यों प्रचार करे। उन्होंने मोदी सरकार के कामकाज पर चुप्पी साध रखी है और यही मौन मोदी सरकार को खाए जा रहा है। तभी तो उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके विरोधियों से कोई खौफ नहीं। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा देश के बुद्धिजीवियों की खतरनाक चुप्पी है, जो उन्हें चुनाव में हरा सकते हैं। आगरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर देश का बुद्धिजीवी वर्ग यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और चुप्पी तोड़ते हुए ये लोग देश को बताएं कि मोदी सरकार ने पिछले 4 सालों में क्या क्या किया, तभी नरेंद्र मोदी को अगले आम चुनाव में जीत मिल सकती है। जब काम किया है तो दिखाने की जरूरत क्या है। लेकिन मोदी सरकार जानती है कि काम आधे अधूरे हैं, इसलिए उसे हार का डर सता रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। काम देखकर ही तारीफ की जाती है। जब मोदी सरकार की कामयाबी से ज्यादा नाकामियां बोल रही है तो फिर बुद्धिजीवी भी कैसे तारीफ में बोल सकते हैं। लेकिन लगता है कि सरकार को ये बात समझ नहीं आती। खैर, अभी तो अमित शाह को भी ये बात समझ नहीं आ रही कि पत्रकारों को हर खबर दिखाने की आजादी है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने तमिलनाडु में होने वाले अपने कार्यक्रम में पत्रकारों के शामिल होने पर आधार को अनिवार्य कर दिया है। अब तक तो यही लगता था कि पत्रकार को जनता तक हर खबर पहुंचाने का अधिकार है। पीएम हो, सीएम हो या फिर किसी भी पार्टी की रैली, पत्रकारों को हर जगह जाने की छूट है। लेकिन वीआईपी इवेंट्स, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम अटेंड करने के लिए इन्विटेशन कार्ड होना जरूरी होता है। मगर किसी भी पार्टी नेता की रैली में पत्रकार खुलेआम जा सकते हैं, उन्हें कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, पत्रकारों पर भी पाबंदी लग गई है। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि देश में पहली बार किसी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पत्रकारों से आधार या वोटर आईडी कार्ड मांगा गया है। साफ साफ लिखा गया है कि बिना आधार कार्यक्रम में नो एंट्री। दरअसल 9 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चेन्नई के वीजेपी गोल्डन बीच रिजॉर्ट में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए पत्रकारों को एक फॉर्म जारी किया गया है, जिसमें आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी लगाने की अनिवार्य शर्त रखी गई है। इस फॉर्म में गाड़ी नंबर, संस्थान का नाम, संपादक का नाम और ऑफिस का पता जैसी अन्य जानकारियां भी मांगी गई है। बीजेपी के इस फरमान पर बवाल तो मचना लाजमी था। विपक्षी दलों ने जब हमला बोला तो तमिलनाडु बीजेपी के मीडिया संयोजक एएनएस प्रसाद सफाई देने आए। उन्होंने कहा कि ये सभी जानकारियां एसपीजी के चलते मांगी गई है। एसपीजी ने इस इवेंट में केवल मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को ही जाने की इजाजत दी थी, लेकिन जब एसपीजी को सूचित किया गया कि बहुत कम लोग मान्यता प्राप्त हैं, इस पर उन्होंने पत्रकारों की मदद करने को कहा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात फेल होती मेक इन इंडिया नीति की।
देश में विदेशी निवेश बढ़ा है। भारत के बड़े व्यापारी देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। देश में अर्थव्यवस्था बढ़ी है। मोदी सरकार ये दावे करती नहीं थक रही, लेकिन एक रिपोर्ट ने सरकार के इन दावों को खोखला साबित कर दिया है। साउथ अफ्रीका की एक मार्केट रिसर्च एजेंसी न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले 4 सालों में 23,000 करोड़पति देश छोड़कर जा चुके हैं, जिससे भारत को खासा नुकसान हुआ है। पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है मेक इन इंडिया। पीएम मोदी ने जब सत्ता संभाली तो सबसे पहले विदेशियों से कहा था कम एंड मेक इन इंडिया, लेकिन विदेशी तो तब निवेश करेंगे जब देश के बड़े व्यापारी भी दिलचस्पी दिखाएंगे। देश के अमीर लोग तो भारत छोड़ विदेशों की इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका की एक मार्केट रिसर्च एजेंसी न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2014 से अब तक 23,000 करोड़पति देश छोड़ चुके हैं। इनमें 7,000 अकेले 2017 में देश छोड़कर गए, 2016 में 6,000, 2015 में 4,000 सुपर रिच लोगों ने भारत छोड़ दिया। मोदी सरकार दावा करती है कि देश दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भारत की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छी है, लेकिन देश छोड़ने वाले भारतीयों के ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले 4 सालों में भारत को काफी नुकसान हुआ है। व्यापार करने में लोगों को परेशानियां आ रही है। दरअसल अमीर लोगों से देश में रकम लगाने और खपत करने से इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ती है, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में लोगों के देश से मुंह मोड़ने से भारत को खासा नुकसान हुआ है। देश छोड़कर जाने वाले इन अमीरों में उन लोगों को रखा गया है जिनकी संपत्तियां 10 लाख डॉलर यानी करीब 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। रिपोर्ट में दावा है कि भारत के 2.1 अमीर देश छोड़कर गए हैं, जबकि फ्रांस से सिर्फ 1.3% और चीन से सिर्फ 1.1 अमीर देश छोड़कर गए हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि अब हम दूसरे देशों से आगे निकल रहे हैं। वाकई हम आगे तो निकल रहे हैं, लेकिन विकास में नहीं, भारत छोड़ो अभियान में। तभी अमीर लोग देश छोड़कर ऑकलैंड, दुबई, मॉन्ट्रियल, तेल अवीव और टोरंटो जैसे देश में बस रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में स्थिति क्या है, पिछले 4 सालों में कैसे लोग भारत को छोड़ विदेशों में बसे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv। नमस्कार।